Hello everyone, once again you are welcome to my YouTube channel Physics @ रमेश ठाकुर। आप सभी कैसे हैं? और हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। और कैपेसिटेंस में हम लोग गॉस थ्योरम की बात कर गॉस थ्योरम एंड कैपेसिटेंस इकट्ठा उठाया था। और गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी। We had already talked about गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में हमने क्या किया था कि गॉस थ्योरम में हमने फ्लक्स की बात की थी। फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हमने पोटेंशियल की बात की थी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की बात की थी, दैट इज ए टू बी, और दैट इज इक्वल टू, ठीक है, लाइन इंटीग्रल और दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, और वो निकला था दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ तक ये निकालना तो इन्फिनिटी टू एल लिख लेंगे इसको, या इसको आर कर दो और इसको इन्फिनिटी टू आर लिख लें। इसको हम आर लिख सकते हैं तब, ई डॉट डी आर। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट था। तो गॉस थ्योरम में हमने फ्लक्स की बात की। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स में हमने कहा था कि फ्लक्स इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट एरिया। हमने गॉस थ्योरम में फ्लक्स के लिए डायरेक्ट हमने phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या हमने कहा था ई डॉट डी एस इज ओवर द क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और कहा था कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस थ्योरम? It is the easiest method to find out the electric field because of various continuous or uniform distribution of the charges। और हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। और इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमने क्या किया था? हम गॉस थ्योरम में हमने दो तरह के सरफेसेस की बात, इमेजिनरी सरफेसेस की बात करें, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल, वो ड्रॉ किया था। क्योंकि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज कहाँ होना चाहिए? क्लोज सरफेस में होना चाहिए। और जब इसकी बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन where lambda is linear charge density and r is the distance from the line charge distribution at which electric field is to be evaluated। हमने इसको करके देख लिया था। अब हम अगला टॉपिक था इसमें कि अगले पार्ट इसकी और एप्लीकेशन भी थी, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड due to a non-conducting sheet of charge, non-conducting sheet of charge, non-conducting sheet of charge। जब नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज होगी, एक ऐसी सीट जो कि चार्ज को तो होल्ड कर लेती है, जैसे प्लास्टिक है आपका, दैट कैन होल्ड चार्ज बट डू नॉट कंडक्ट एट ऑल। वैसे ही आपके पास नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज होगी। तो अब मैंने एक सीट ऑफ चार्ज ले ली और इसमें मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एनी चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। और जब हमने मैंने पहले कहा था कि जब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, देन वी नीड टू टॉक अबाउट चार्ज डेंसिटीज की बात करनी पड़ेगी। जब लीनियर होती तो लैम्डा होता है, लेकिन जब आपको तो सिग्मा होता है, और जब वॉल्यूम हो तो रो लेते हैं। अभी हमें पिछला आर्टिकल जब हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तो आंसर लैम्डा में आया था। अभी हम क्या करेंगे कि बिकॉज यहाँ पे क्या है, Q is the charge which is uniformly distributed over this sheet S. Okay, then we will talk about sigma is equals to charge per unit area। चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको क्यू बाई एस भी लिख सकते हैं, क्यू बाई ई भी लिख लेते हैं, जैसा आपका मन करता है। बिकॉज यहाँ एस भी एरिया ही है,
तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस सीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग, और क्या यूज करना है, यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास अब बेस क्या है, गॉस थ्योरम है कि वी विल यूज गॉस थ्योरम हियर। तो क्या कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, ओके। कितने भी लिया, सीट से, या इसको ऐसे ले लो ऊपर की तरफ, मान कहीं भी ले सकते हैं। इसको मैंने यहाँ सरफेस ऑफ सीट से क्या लिया, आर डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया जी। अब टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस। अब ये सरफेस ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है, बिकॉज अभी नॉन कंडक्टिंग और सीट ऑफ चार्ज है, इसमें ब्रेकेज कोई नहीं है। तो सेंटर से मैंने सरफेस से एक पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। लिया मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, लो सरफेस ले लिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब सिलिंड्रिकल की फॉर्म में लेना पड़ेगा, बिकॉज दो तरह के गॉसियन सरफेस होती है, क्योंकि जब तक ये चार्ज क्लोज सरफेस में नहीं आ जाता तब तक हम गॉस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। अब गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा जी, हमें पता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बट दिस गॉसियन सरफेस कैन बी रिजॉल्व इनटू थ्री सरफेसेस। यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी हो सकती है, ये भी E है, ओके। अब देखो इसमें E डॉट डी एस ओवर S1 and E dot ds over S2 and E dot ds over S3, and that is equals to Q by epsilon naught. Q by epsilon naught, okay. This is 1, this is 2. अब देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं, आप क्या लिखे, पहले पूरी गॉस थ्योरम पे लगाया तो ये आया, इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे लगाया। अब क्या उसके तीन हिस्से कर लिए, ये S1 और ये S2 और यहाँ पर ये वाला S3। क्या करेंगे, इस S1 का भी एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंगे जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, सेम होगी, क्या हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E इज पैरेलल टू DS1 के पैरेलल है, और DS2 के भी क्या है, ये एंटी पैरेलल है। ये पैरेलल है तो एंटी पैरेलल, लेकिन एक मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, और हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ जो इस सरफेस पे लेंगे तो यहाँ जो एलिमेंट्री इसका लेंगे तो क्या होगा जी, इसमें जो E और जो DS3 होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ओके। और जब जब आपको पता है कि फ्लक्स मैक्सिमम था तो E पैरेलल टू DS था, फ्लक्स जीरो था तो E परपेंडिकुलर टू DS होता है। यहाँ तो फ्लक्स कितना हो गया, यहाँ फ्लक्स S3 पे फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ ये S3 जीरो हो गया, तो क्या बना, E ये बच गया, और इसकी इंटीग्रेशन करें तो मैं लिख लिया S1 प्लस E, बच गया S2, दैट इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये सरफेस S1 और S2 बराबर है, बट S1 इज इक्वल्स टू S2 है, तो क्या बन गया 2ES, दैट इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन Q किसके होते हैं, बिकॉज हमने कहा कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे, Q को लिखेंगे सिग्मा S डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो S से S कट गया, तो क्या बच गया कि E is equals to sigma y to epsilon naught. This is the electric field because of a non-conducting sheet of charge. ठीक है, is the electric field because of a non-conducting sheet of charge using Gauss theorem. क्या लगाया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, बाकी इसमें कोई ये नहीं है। अगर ये ही कंडक्टिंग होती तो क्या फर्क पड़ जाता जी,
कंडक्टिंग होती, तो हमें इससे पहले एक बात और करनी पड़ेगी कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन क्या बन गया, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero, inside a conductor is zero. Why? अब देखो कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। और जब नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट रैंडम और इन जिग जैग मोशन। कैसे घूम रहे होते हैं, जिग जैग मोशन में या रैंडम मोशन में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। एंड दैट्स व्हाई उसका क्या फायदा हुआ कि नो नेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, is associated with them। क्या कर रहे हैं, जिगजैग मोशन ऐसी होती है, ऐसे लाइक दैट, यही घूम रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ को नहीं जा रहे हैं। अगर कंडक्टर है तो क्या होंगे, इस एंड से इस एंड पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं, रैंडम मोशन है, जिगजैग मोशन है। ओके, there is no net direction of velocity, it means electrons are not able to move from one end to the other end of the conductor। ठीक है जी। अब क्या किया आपने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब आप क्या कर दिया, कंडक्टर को मैंने कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। दिस इज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ई पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, लेकिन वो कैसे गए, इलेक्ट्रॉन कैसे गए, दे आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ भी क्या होगा, एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी दोनों एंड पे। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट विलिंग टू मूव, बट क्या कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू, सबको पता है। इट मींस क्या बताया मैंने, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन force is applied on the, because electric field is exerting force on each electron, because F is equals to EE basically, because, and that is minus sign, and that's why F is equals to MA, and that is equals to minus EE divided by, जो A की बात करें that is equals to M लिख लिया मैंने। तो this is the acceleration, means this electric field will produce, electric field will exert force and this force will produce acceleration in the, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का काम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ाती। ध्यान रखें कि जब कभी आपने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी है, उनको एक्सेलरेट करना है, देन वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही उनको क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पोटेंशियल देती है। पोटेंशियल क्या करते हैं, एनर्जी देती है। कौन सी एनर्जी देती है, पोटेंशियल एनर्जी देती है। और जब मूव करेंगे यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but can be transformed from one form to the other form. That's why there is change of energy only. Potential energy is converted into kinetic energy. So that's why this is the acceleration produced. When they are accelerated, they will move from lower potential to higher potential, and they are, because but they are forced to move, but electrons are forced to move from lower potential to higher potential, and this force is called drift. They are drifted means forced to move. Electrons are not moving themselves, they have been forced to move from lower potential to higher potential, and this is called drift. And because of this drift of the electron,
because of the drift of the electron, an electric field, an electric field is produced. An electric field is produced inside the conductor, which is equal and opposite to external applied field. ठीक है जी. Hence net field inside the conductor is equals to 0, जो कि डाइलेक्ट्रिक्स में नहीं होता. इक्वल अपोजिट तो होती, लेकिन इक्वल नहीं होती. यहाँ क्या होती है? इन केस ऑफ कंडक्टर्स, because of the drift of the electron, means electrons are forced to move from lower potential to higher potential, and this drift of the electron produces an electric field inside the conductor which is equal and opposite to the external applied field. Hence net field inside the conductor is net field inside the conductor is equals to 0 if it is a conductor. तो why इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है जी. क्या होता है जी? दैट्स व्हाई कंडक्टर सरफेस बिहेव लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर चुके हैं. नो वर्क इज डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल नॉर्मल होती है. देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points on the equipotential surface. तो कंडक्टर सरफेस why इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0. अब हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है, और आपने बहुत बड़ा एक लेक्चर आपको दे दिया कि भाई इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर under the influence of external applied field produces a field inside the conductor which is equal and opposite to the external applied field. Hence net field inside the conductor is 0. That's why कंडक्टर का सरफेस कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह होता है, और उसमें दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल नहीं होता. अब हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting seat of charge using Gauss theorem. Gauss theorem का यूज करके हम किस तरह से ये कर सकते हैं, वही बात हम कर रहे हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज. अब हमें पता लग गया. अब कंडक्टिंग सीट ले ली मैंने, अगर दिस इज ए कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, तो सारा चार्ज कहाँ लाई करता है? आउटर सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं होता. ठीक है. अब कोई चार्ज दे दिया, अब क्या होगा जी? अब मैंने फिर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस r निकालनी है. तो क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन दिस टाइम अब ये सरफेस होगा अंदर लाई करेगा, इसके कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, और यहाँ अगेन यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है. अगेन इसके 3 सरफेस बन जाएंगे. कौन सा? S1, S2 और ये S3. 3 सरफेस बन गए, जैसे मैंने बताया था S1, S2 एंड S3. अब जो S2 है, ये S2 है वो कंडक्टर के अंदर है, तो S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0. S3 पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0. क्यों? S3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर टू S3 होगी. और यहाँ क्या है? ये अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही 0 होगी. क्यों? तो बचा एक ही. अब गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा जी? गॉस थ्योरम E डॉट ds एंड दैट इज इक्वल्स टू q by एप्सिलॉन नॉट. और 3 सरफेसेस में ड्रॉ करेंगे तो दैट इज दिस कैन रिजल्ट इनटू 3 सरफेसेस S1 E डॉट ds एंड दैट इज S2
and E dot ds over S3 and that is equals to Q by epsilon नॉट। लेकिन क्या हुआ जी, S1 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। क्यों जीरो है, बिकॉज इट इज लाइंग, S2 इज लाइंग इनसाइड द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, तो फ्लक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे। तो ई जीरो, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ फ्लक्स जीरो, ई जीरो है तो यहाँ भी फ्लक्स जीरो होगा, यहाँ डायरेक्टली फ्लक्स जीरो, और दैट इज, तो क्या बच गया आपके पास, ई डॉट डी एस ओवर एस वन एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज डी एस के इंटीग्रेशन एस सरफेस एरिया, और क्यू क्या होता है, और ई एस इज इक्वल्स टू क्यू भी सिग्मा एस होता है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट गया तो ई इज इक्वल्स टू सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज एंड नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। कंडक्टिंग की क्या थी, इसका कि नॉन कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग की निकाली, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वेरियस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। अगर आपके पास क्या हो, अब आपके पास एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर हो तो क्या होने वाला है, अगर हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर, अब ये जाके हॉलो स्फीयर हो, अब जब हॉलो स्फीयर को हम चार्ज देंगे तो हॉलो स्फीयर के अंदर ना तो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना है कि व्हेन एनी चार्ज इज गिवन टू ए स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर, अंदर से खाली हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जी, क्योंकि यहाँ मैंने ले लिया बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ इट, तो अंदर ना तो चार्ज होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना पोटेंशियल, तो यहाँ कांस्टेंट, तो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल एक जैसा ही होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो कहाँ से लेके, सेंटर से लेके इस यहाँ तक 50, हर जगह कितना होगा, 50 वोल्ट, हर जगह कितना होगा, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, ना कम ना ज्यादा, जितना सरफेस पे उतना ही अंदर होगा। और इसी को हम यूज करते हैं जब आपने वान डी ग्राफ एक्सेलरेटर और हाई वोल्टेज जनरेटर, जब हम कहीं हाई वोल्टेज जनरेट करनी है तो हम क्या करते हैं, स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर लेते हैं और उसको चार्ज देते रहते हैं, ओके, और वी आर एबल टू जनरेट हाई पोटेंशियल, मिलियन वोल्ट में हम पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं उसको। तो दिस इज हॉलोस्फीयर। अब हॉलोस्फीयर में अगर आपके पास पॉइंट अंदर लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अगर सरफेस पे लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगी। और अगर पॉइंट बाहर लाई करेगा तो फिर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे होगा तो इसका एक स्मॉल एंटर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और ds की डायरेक्शन भी ऐसे ही होनी चाहिए। तो बाहर की तरफ तो क्या लिखेंगे, तो E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर किसके बराबर होता है, अब अगर इसका डिस्टेंस जो है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इसका मतलब कि R इज ग्रेटर देन, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, अंदर स्मॉल r है तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर हो जाएगा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे, ये इनसाइड जीरो, सरफेस पे ये, और बाहर किसी पॉइंट आउटसाइड, तीन कंडीशन ले सकते हैं, इनसाइड द हॉलोस्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द हॉलोस्फीयर एंड आउटसाइड द हॉलोस्फीयर, तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी हमें तीन। तो अंदर तो जीरो है, और अगर यही सॉलिड आता है तो क्या होना है जी, हॉलोस्फीयर, लेकिन आपके पास है सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर हो तो क्या होगा जी, अब सॉलिड स्फीयर तो अंदर से क्या नहीं होगा, अब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कैसा हो, नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज तो स्टोर करेगा, कंडक्टर होता तो जीरो ही होगी। इसका कि नॉन कंडक्टिंग है तो अब क्या होगा, मैंने पॉइंट अंदर ले लिया तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इतना सा लिया मैंने, अंदर पॉइंट में लाई कर रहा है, सरफेस पे पॉइंट लाई कर रहा है, आउटसाइड द सरफेस,
सरफेस और आउटसाइड कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो यहाँ तो आसानी से हो जाएगा। अगर इसका रेडियस कितना है, आर है, तो ये इसका रेडियस आर है और उसका रेडियस भी, इसका रेडियस भी आर है। तो क्या है, आर लेस देन आर है, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर है, ओके। और यहाँ तो आर ही है, स्मॉल आर ही है। लेकिन जब हम अंदर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें ये पूरा कंसीडर नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें चार्ज, अब टोटल पे चार्ज क्यू है और अंदर चार्ज क्यू प्राइम है, तो क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। क्या चार्ज डेंसिटी करने